नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज SOEDS शहरी नियोजन एवं विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGDIL मेड्स 042 शहरी आयोजना और विकास संबंधी मुद्दे और चुनौतियां। खंड 1 शहरी चुनौतियां। इकाई 1 आवास 1.1 विषय प्रवेश। आवास क्षेत्र से देश की GDP में प्रमुख योगदान मिलता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO के आकलनों के अनुसार 200304 में GDP में आवास क्षेत्र का योगदान 4.5% रहा। भूसंपदा क्षेत्र भारत में तीव्रतम गति से बढ़ रहा है। साथ ही राष्ट्रीय विकास बैंक आवास क्षेत्र में सालाना तौर पर 34% की दर से वृद्धि हो रही है। यह आकलित किया गया है कि देश के भूसंपदा बाजार में रिहायशी संपत्ति का 80% हिस्सा पाया जाता है। विकसित देशों की तुलना में शहरी भारत में किराए पर आवास का हिस्सा कम है। इन देशों में यह हिस्सा 40 और 50% है, जबकि NSS के 65वें दौरा में 200809 के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में किए पर आवास का हिस्सा 30% रहा। भारत के अधिकांश शहरों में 30% से ज्यादा आबादी स्लम जैसी स्थिति में रह रही है। भारत में शहरीकरण केवल लगभग 30% है, जबकि अन्य देशों में यह प्रतिशत अधिक है। मैककिन्सी रिपोर्ट 2010 के अनुसार अगले 20 वर्षों में 70% सभी नौकरियां इन शहरी क्षेत्रों में सृजित होंगी। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि बेहतर उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी आवास ऐसा क्षेत्र है जिस पर आने वाले समय में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आवास का प्रावधान नगर आयोजना का आंतरिक भाग है। शहर की कुल भूमि उपयोग का लगभग 30 से 40% भाग रिहायशी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। यह विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करता है। नगर के मास्टर प्लान में समस्त भूमि उपयोग में रिहायशी भूमि उपयोग का प्रायः सर्वाधिक अंश होता है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य कर पाएंगे। आवास संकल्पना, प्रकार एवं वर्गीकरण समझाना, आवास पैटर्न पर प्रभाव डालने वाले कारकों तथा आवास की कमी पर चर्चा करना, सुलभ एवं समावेशी आवास का वर्णन तथा आवास नीतियों एवं योजनाओं का विश्लेषण। 1.2 आवास संकल्पना और प्रकार। भारत की जनगणना में आवास क्षेत्र में आम तौर पर प्रयुक्त शब्दों की अलग-अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जनगणना 2001 में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्द तथा उनकी परिभाषाएं नीचे दी गई हैं। गणना में शामिल आवास, सेंसस हाउस। गणना में शामिल आवास ऐसी कोई इमारत या उसका हिस्सा है जिसका पृथक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका सड़क से या साझे आंगन, कोर्टयार्ड अथवा सीढ़ियों इत्यादि से पृथक प्रवेश द्वारा होता है। इसमें लोग रहते हैं या यह खाली पड़ा है अथवा रिहायशी या गैर रिहायशी प्रयोजन से इसका इस्तेमाल होता है। यदि किसी इमारत में अनेक फ्लैट या ब्लॉक हैं जो स्वतंत्र इकाइयां हैं तथा मेन गेट की ओर साझे आंगन या सड़क अथवा साझा सीढ़ियों से फ्लैट का अलग द्वार है, तो इसे जनगणना में पृथक मकान के रूप में गिना जाएगा। परिवार बटा कुटुंब प्रायः लोगों का समूह होता है जो सामान्यतः तब तक मिलकर रहते हैं तथा एक ही रसोई से अपना भोजन लेते हैं जब तक किसी खास वजह या काम के कारण वे ऐसा न कर सकते हों। कुटुंब में व्यक्ति संबंधित या असंबंधित अथवा दोनों के रूपों में मिलजुल कर रहते हैं। तथापि यदि असंबंधित व्यक्तियों का समूह गणना में शामिल मकान में रहता है लेकिन वे एक ही रसोई से भोजन नहीं करते, तो वे सामूहिक रूप से कुटुंब नहीं बना सकते।
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अलग कुटुंब माना जाएगा। किसी कुटुंब का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साझा रसोई होती है। कुटुंब में एक सदस्य, दो सदस्य या अनेक सदस्य हो सकते हैं। कुछ स्थितियों में ऊपर दी गई परिभाषा को लागू करना कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, जनगणना में शामिल मकान में रहने वाले व्यक्ति को कुटुंब का सदस्य मानना होगा, चाहे भोजन पकाया जाता है या नहीं। इसी प्रकार से, यदि पति और पत्नी या संबंधियों का समूह जनगणना कुटुंब में मिलकर रह रहा है, लेकिन खाना नहीं पकाया जाता, तो भी यह साझा कुटुंब होगा। संस्थागत कुटुंब किसी संस्था में रहने वाले ऐसे लोगों का समूह जो परस्पर रिश्तेदार नहीं है तथा एक ही रसोई से भोजन लेते हैं, संस्थागत कुटुंब कहलाता है। ऐसे संस्थागत कुटुंब के उदाहरण बोर्ड हाउस, मेस, हॉस्टल, होटल, उद्धार गृह, प्रेक्षण गृह, भिक्षुक गृह, जेल, आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह, अनाथालय आदि हैं। पक्के मकान पक्की सामग्री ईंट या मसाले की दीवारों, छत से बने मकान, दीवारें धातु, एबेस्टॉस शीट, पक्की ईंट, पत्थर या कंक्रीट की बनी हो सकती हैं। छतें टाइल, स्लेट, धातु, एस्बेस्टस शीट, ईंट, पत्थर या कंक्रीट की बनी हो सकती है। आधे पक्के पकाना मकान की दीवार या छत पक्की सामग्री से बनी होती है तथा अन्य हिस्से कच्ची सामग्री जैसे मिट्टी, गारा आदि के बने होते हैं। कच्चे मकाना ये मकान कच्ची सामग्री के बने होते हैं। इनकी दीवार, घासफूस, बांस आदि प्लास्टिक, पॉलीथिन, गारा, कच्ची ईंटों या लकड़ी के बने होते हैं। छत घासफूस, बांस, लकड़ी, गारा, प्लास्टिक या पॉलीथिन की हो सकती है। टिकाऊ मकाना दीवार, गारा, कच्ची ईंटों या लकड़ी की बनी होती है। कामचलाऊ मकाना दीवार घासफूस, बांस आदि प्लास्टिक या पॉलीथिन की बनी होती है। 1.3 आवास पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक। आवास पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। 1 मार्च 2001 सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारक। आवास के अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम हैं। भारतीय समाज में विविधता पाई जाती है। भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 29 राज्य और 7 संघ शासित केंद्र हैं। ये राज्य और संघ शासित क्षेत्र आगे जिलों में उपविभाजित हैं। समूचे देश में सामाजिक संगठन के पैटर्न भिन्न भिन्न हैं। अतीत में आवास की संरचना या ढांचे के स्वरूप पर विशिष्ट छाप पड़ती रही है। प्रायः आवास का डिजाइन सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया जाता था। आवास डिजाइन के तरीके पर इस देश में प्रचुर साहित्य लिखा गया। पारंपरिक स्थानिक पैटर्न तथा बस्ती सेटलमेंट का ढांचा सामाजिक अपेक्षाओं पर टिका है। भारत के विभिन्न शहरों में एक मोहल्ले में एक ही जाति तथा व्यवसाय के लोग रहते थे। इसी प्रकार से जातिगत ग्रुपिंग जैसे अग्रहण की जाति थी या पास पड़ोस को अग्रहर कहा जाता था। इसमें गांव के ब्राह्मणों का इलाका होता था या दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया कोई गांव होता था। ग्रामीण क्षेत्र तथा विभिन्न समुदायों के सामाजिक पैटर्न जैसे जमींदार तथा काश्तकार, कामगार वगैरह आवास पैटर्न एवं सामाजिक हैसियत सुनिश्चित करते हैं, जो आवास के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। स्पष्ट है कि अमीर लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियां, मैंशंस होती हैं, जबकि मध्यम आय के परिवारों के साधारण, मॉडेस्ट घर होते हैं तथा इस पिरामिड के सबसे नीचे या आद्र स्तर पर रहने वाले छोटी छोटी जगहों में के लिए भी संघर्ष करते हैं। इसके अलावा समग्र रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आवास का प्रमुख योगदान होता है। आवास में निवेश के अनेक मूर्त और अमूर्त लाभ होते हैं। आवास उद्योग के अनेक अग्र एवं पश्च लिंकेज हैं,
तथा 260 उद्योग इस प्रक्रिया में शामिल हैं। अतएव रोजगार सृजन और आय सृजन की दृष्टि से आवास क्षेत्र काफी योगदान देता है। बड़ी संख्या में कुशल, अर्धकुशल, ग्रामीण और महिला कामगार आवास निर्माण के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। ग्रामीण वर्ग को निर्माण से संबंधित कार्यकलापों में शामिल होने से अनुपूरक आय मिलती है। यह राष्ट्रीय आय और जीडीपी में भी योगदान देता है। आयकर विभाग संपत्ति की बिक्री पर होने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर पूंजी लाभ कर लगाता है। चाहे यह संपत्ति रिहायशी हो या अन्य, प्रति वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत करता है, जिसमें विभिन्न शुल्क, ड्यूटी तथा लेवी और रियायतों की घोषणा की जाती है। समूचा आवास वित्त उद्योग मल्टी करोड़ का व्यवसाय है। यह उद्योग आवास संबंधी कार्यकलापों का परिणाम है। आवास को किराए पर देने के लाभ से मकान मालिक भी माइक्रो अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। वित्तीय फिस्कल दृष्टि से आवास क्षेत्र गृहकर या संपत्ति कर द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के वित्त में काफी योगदान देता है। आवास के गंभीर राजनीतिक अर्थ हैं। मकान हमारी बुनियादी जरूरत है। राजनीतिक एजेंडा में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है तथा इसे राजनीतिक वाक्पटुता का मूल तत्व माना जाता है। समूचे देश की राजनीतिक पार्टियां प्रोत्साहन देकर तथा जनता की सहानुभूति से इस उद्योग का सहयोग पाना चाहती हैं। विशेष तौर पर निम्न आय तथा गरीबों का सहयोग पाने के लिए अनधिकृत भूमि पर बनी कॉलोनी को नियमित करने का वायदा करती है। 1 मार्च 2002 जलवायु, सामग्री एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव। देश भर में आवास के रूप निर्माण में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी और सामग्री में भिन्नता पाई जाती है। यह निर्माण कार्य भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जलवायु, इसमें तापमान, आर्द्रता तथा वर्षा शामिल हैं, तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। तटीय क्षेत्रों में जलवायु सामान्य, मॉडरेट है तथा गर्मियों और सर्दियों में बहुत कम अंतर पाया जाता है। आर्द्रता अधिक रहती है, इसलिए वायु के प्रवाह की जरूरत रहित है ताकि ताप अनुकूल हो। निरंतर बारिश होने के कारण यहाँ के पारंपरिक मकानों में काफी जगह होती है तथा मकान के बीचों बीच आंगन होता है। बड़ी खिड़कियाँ होती हैं, इससे वायु का निर्बाध प्रवाह होता है तथा ऊंची त्रिअंकी छत से वर्षा से बचाव होता है। इसके अलावा आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर, ईंट तथा इमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की उपलब्धता से यह सुनिश्चित हो जाता है कि पक्की टाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके विपरीत राजस्थान की शुष्क जलवायु में गर्मियों में खूब पसीना आता है तथा सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। अतः ऐसी जलवायु में मोटी दीवारें बनाई जाती है, खुली जगह कम होती है, संकरी गलियां होती हैं और आंगन ढके होते हैं, जिससे यथासंभव छाया बनी रहती है एवं सपाट छतें लोकप्रिय हैं। तथापि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडक और धूप की यहाँ हमेशा जरूरत रहती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, न कि ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आंगन, कॉर्यार्ड नहीं होते क्योंकि पहाड़ी ढलान पर जग की कमी होती है। टिम्बर तथा टाइलों की बनी छतें सामान्य हैं। प्रायः संरचना हल्की होती है ताकि भूकंपों का सामना किया जा सके। यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इकरा की दीवारें तथा बांस का इस्तेमाल लोकप्रिय है। हर कोई यह देख सकता है कि पारंपरिक वास या मकान हमेशा प्रकृति के अनुकूल होते हैं। 1.4 आवास की स्थितियां और कमी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शहरी आवास की कमी का आकलन करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तकनीकी समूह का गठन किया गया था। इस समूह के आकलनों के अनुसार देश में कुल 24.71 मिलियन आवास की कमी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात 2007 से 2008 में यह कमी 26.53 मिलियन तक बढ़ सकती है।
इस खंड में आपने आवास संकल्पना तथा प्रकार एवं आवास पैटर्न पर प्रभाव डालने वाले कारकों तथा आवास स्थितियों एवं कमी का अध्ययन किया है। अब आपको अपनी प्रगति जांचिए 1 में इस भाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1.5 आवास वित्त और वर्गीकरण। 1.5 एक आवास वित्त। अधिकांश आबादी विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में रह रही आबादी भूमिहीन है तथा उनकी मकान तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा उनकी आय और मकान खरीदने की क्षमता भी निम्न है। परिणाम स्वरूप आवास के लिए वित्त तक उनकी पहुंच सीमित है। भारत सरकार ने अनेक उपाय आरंभ किए हैं ताकि अधिकतर लोगों की आवास वित्त तक पहुंच हो। भारत में आवास वित्त 2 स्तरों पर देखा जा सकता है: थोक मात्रा में वित्त और खुदरा वित्त। आवास और शहरी विकास निगम हुडको द्वारा उचित दरों पर व्यापक स्तर पर राज्य आवास बोर्ड तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा आवास परियोजनाएं विकसित करने के संबंध में थोक मात्रा में वित्त प्रदान किया जाता है। विश्व बैंक, DFID के FW आदि जैसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियां भी आवास क्षेत्र में पैसे की व्यवस्था करती है। खुदरा दृष्टि से बड़ी संख्या में वित्त एजेंसियां HFC देश में उभर कर सामने आई है। अनेक बैंकों ने भी आवास वित्त का प्रावधान आरंभ कर दिया है। सामूहिक रूप में शीर्षस्थ विनियामक संगठन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भी आवास ऋण दिया जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की आनुषंगिक संस्था है। 1 मई 2002 आवास का वर्गीकरण। मोटे तौर पर आवास को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क सरकारी आवास व्यवस्था। सरकारी आवास विभिन्न आवास एजेंसियों द्वारा निम्न आय के परिवारों को मुहैया कराई जाने वाली आवास व्यवस्था है। सर्वाधिक लोकप्रिय आवास एजेंसियां इस प्रकार हैं: 1 राज्य आवास बोर्ड और 2 विकास प्राधिकरण। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हाउसिंग बोर्ड और अनेक अन्य विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। इस राज्य में राजीव गांधी हाउसिंग कारपोरेशन के साथ साथ आंध्र प्रदेश वीकर सेक्शंस हाउसिंग कारपोरेशन भी है। सामान्यतः परियोजनाएं आरंभ करने से पहले पब्लिक एजेंसियां हुडको से ऋण लेती हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आवास संबंधी आरक्षण का प्रावधान रखा जाता है तथा न लाभ न हानि आधार पर ये मकान आवंटित किए जाते हैं। ख किराए पर आवास। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में निवेश का लोकप्रिय रूप किराए पर आवास देना रहा। पूर्व बम्बई, मुंबई जैसे शहरों में जमींदार बटा मकान मालिक अतिरिक्त धन को हवेली या मेंशन बनवाने में निवेश करते थे। ये मकान मालिक नियमित आय कमाने के लिए ये मेंशन किराए पर दे देते थे। इससे ऐसे कम सौभाग्यशाली लोग भी आवास ले सकते थे जो मकान नहीं बनवा सकते थे। ऐसे लोग आसानी से मकान किराए पर ले लेते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आवास की कमी के माहौल ने युद्धकालीन किराया प्रतिबंध आदेश के कारण यह सुविधा लंबे समय तक बरकरार नहीं रही। शीघ्र ही अस्थायी स्वरूप में जारी यह आदेश किराया नियंत्रण संबंधी विधान बन गया। अन्य राज्य सरकारों ने भी वाद का अनुसरण किया तथा विभिन्न राज्यों में किराया नियंत्रण अधिनियम का प्रसार हो गया। इस विधान की काफी आलोचना की गई। अधिनियम को पूर्णतः किराएदारों की सुरक्षा के प्रति झुकाव था तथा इसके तहत किराया स्थिर कर दिया गया। व्यवहार्यतः मकान मालिकों के लिए मकान खाली करवाना लगभग नामुमकिन हो गया। दशकों बाद तक किराए इतने कम थे कि इनके कारण उचित किराया तथा मानक किराया जैसी संकल्पनाएं सामने आ गईं। किराया नियंत्रकों ने जटिल किराया निर्धारण फार्मूले में जमींदारों के साथ कड़ा सौदा किया, जबकि किराएदारों के पास मकान खाली न करने के लिए अनेक कारण मिल गए। अधिकांश शहरों के भीतरी भाग खंडकर में तब्दील होने लगे क्योंकि मकान की मरम्मत कराना मकान मालिक की ही जिम्मेदारी थी और इस संपत्ति से आमदनी न के बराबर थी।
जबकि इन मकानों का मूल्य बहुत ज्यादा था। समय गुजरने के साथ साथ हमारे शहरों में भी गिरावट आने लगी। यहाँ तक कि नए शहरों में भी मकान मालिक शंकित दृष्टि से मकान किराए पर देने लगे। इसकी बजाय वे संपत्ति में पैसा लगाकर मकान पर ताला लगाना ज्यादा सुरक्षित समझते थे। इसीलिए हमें यह जानकर हैरान नहीं होना चाहिए कि भूसंपदा रियल एस्टेट में पैसा लगाने के बाद संपत्ति निष्क्रिय पड़ी है। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। भूसंपदा और अन्य श्रेणियों में निवेश के बीच मूलभूत अंतर यह है कि निवेशक एक और आवधिक राजस्व प्राप्त कर सकता है, वहीं उसे पूंजी मूल्य वृद्धि भी प्राप्त होती है। साथ ही परिसंपत्ति का सदुपयोग भी होता है। लेकिन भारत में विशिष्ट स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है, जहां एक और व्यापक स्तर पर आवास या मकानों की कमी है। वहीं बड़ी संख्या में तालेबंद खाली अपार्टमेंट पड़े हुए हैं। पुनः अनेक मंचों पर यह प्रचार किया जा रहा है कि किराया नियंत्रण अधिनियमों की उपयोगिता अथवा महत्व खत्म हो चुका है तथा उदारीकरण के वर्तमान माहौल में इन विधानों में सुधार लाना होगा तथा अधिक संतुलित कानून व्यवस्था लानी होगी ताकि मकान मालिकों और किराएदारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो सकें। सुप्रचारित जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन जिन्नम के भाग रूप में भारत सरकार इस क्षेत्र में सुधार लाने का समर्थन कर रही है। दुर्भाग्यवश कुछ ही राज्य सरकारें नवीन किराया विधान की दिशा में आगे बढ़कर आई हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति में ऐसे क्षेत्र का प्रचार किया जा रहा है जहां किराए पर आवास को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं इस सिद्धांत पर बल दिया जा रहा है कि आवास इकाई का किराया मकान मालिक एवं किराएदार के बीच परस्पर करार द्वारा तय किया जाना चाहिए तथा सरकार को मददगार की भूमिका निभानी चाहिए। तथापि अपनी ही नीति के विपरीत भारत सरकार ने नया मॉडल आवासीय किराया अधिनियम 2011 फीट बनाया, जिसमें पुनः किराया निर्धारण की पुरानी संकल्पना की बात की गई है, जहां सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप होगा। प्रथम दृष्टि में ही यह अतार्किक प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप भारत सरकार की मंशा इस बारे में स्पष्ट नहीं है। व्यवस्थित किराए पर आवास के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। क उन सभी लोगों की आवास तक सहज पहुंच होगी जो उच्च बाजार मूल्य के कारण मकान नहीं खरीद सकते। ख उन सभी एग्जीक्यूटिव की अल्पकालिक आवास जरूरतों का यह व्यवहार्य समाधान है। ग यह ऐसे कॉलेज विद्यार्थियों की जरूरत है जो सब्सिडी प्राप्त छात्रावास सुविधा पाने की स्थिति में नहीं है। घ कुछ सुविधाएं और जोड़ते हुए अकेली रहने वाली महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह अच्छी व्यवस्था है, जिन्हें रहने के लिए ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान की जरूरत है। किराए पर आवास की व्यवस्था इस तथ्य के कारण लोकप्रिय है कि इसके लिए फंड के निवेश की जरूरत नहीं है, लेन देन ट्रांजैक्शन पर कम लागत आती है, परिवर्तन की गुंजाइश रहती है तथा रखरखाव की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। मकान मालिकों के लिए अधिशेष फंड का यह उत्तम पार्किंग स्थल हो सकता है, परंतु भूसंपदा उद्योग को अधिक आवश्यक विविध एवेन्यू मिल सकते हैं। यह सच्चाई है कि पर्याप्त संख्या में सर्विस अपार्टमेंट हैं। ये अपार्टमेंट शहरी केंद्रों में बने हैं। इन अपार्टमेंट में एमएनसी के एग्जीक्यूटिव अधिकांशतः युवा स्टाफ को आरामदेह रिहायशी विकल्प मिलता है। इसलिए संगठित आर्थिक कार्यकलाप के रूप में किराए पर आवास सभी स्टेकधारकों के लिए फायदे का सौदा है। ग्लोबल स्तर पर अधिकांश विकसित देशों में भारत की तुलना में कुल आवास स्टॉक में किराए पर आवास का अधिक प्रतिशत है। उदाहरण के तौर पर बर्लिन में कुल स्टॉक का 90% आवास बटा मकान किराए पर हैं, जबकि रोटरडैम में लगभग 50% तथा न्यूयॉर्क में 55% है। दक्षिण पूर्व एशिया में बैंकॉक में लगभग 40% आवास किराए पर हैं। भारत में यह प्रतिशत कम है, लगभग 25% आवास किराए पर है। विश्व के अधिकांश भागों में
सरकारों ने जानबूझकर सोच समझकर किराए पर आवास हेतु विशद नीतियां तैयार की हैं। आम जनता के लिए सब्सिडी प्राप्त किराए पर आवास के साथ विशाल आवास संपदाएं एस्टेट बनाई हैं। यहाँ किराए पर आवास विकल्पों की पूरी रेंज है, जिससे भारत भी कुछ सीख सकता है। इस क्षेत्र में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने श्रेष्ठ पहल की है। पब्लिक प्राइवेट भागीदारी मॉडल के अंतर्गत बड़ी संख्या में किराए पर आवास यूनिटों पर विचार किया गया है। कुछ अग्रणी औद्योगिक घराने हाल ही में किराए पर आवास क्षेत्र में भी पैठ जमाने लगे हैं, जबकि विद्यमान विनियामक क्षेत्र के अनुसार सुविधाजनक ROR किराए पर कमरा की इजाजत नहीं है। स्लम मुक्त शहरों के लिए भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना में आशा की किरण जगाई गई, जिसमें किराए पर आवास के लिए कुछ प्रतिशत रखने का समर्थन किया गया। ये प्रयोग अभी प्रारंभिक अवस्था पर हैं। इनके बारे में इसमें स्वामित्व, रोजमर्रा के रखरखाव, अनुमति की अवधि बीत जाने पर खाली कराना, दीर्घकाल तक रखरखाव एवं नवीकरण, बीमा, जोखिम न्यूनीकरण, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन आदि के संबंध में शंकाएं व्यक्त की गईं। इन शंकाओं के समुचित समाधान की जरूरत है। अभी ये संरचनाएं नहीं बनी हैं। उपभोक्ता के लिए संगठित किराए पर आवास के अभाव में ऐसा कहा जाता है। आज भी किराए पर मकान देना समस्याग्रस्त विकल्प है। सरकारी विभाग PSU मकान किराया भत्ते HRA के बदले अपने कर्मचारियों को किराए पर आवास उपलब्ध कराते हैं। तथापि आज सरकार द्वारा किराए पर दिए गए आवास में रहना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि HRA का नुकसान उठाने की तुलना में EMI देना बेहतर है। कर्मचारी अपना अपार्टमेंट खरीदने के लिए बैंक को इस राशि का भुगतान करता है। इसलिए किराए पर मकान को बढ़ावा या प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। भले ही औपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए मकान खरीदने को बढ़ावा देना श्रेयस्कर हो सकता है, लेकिन निम्न आय के कर्मचारियों या अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए यह विकल्प किसी काम का नहीं है। इसके अलावा USA की तरह यहाँ भारत में निष्पक्ष उचित आवास संबंधी कानून नहीं है तथा विभिन्न आधारों पर पक्षपात आम बात है। प्रायः मकान मालिक को अपनी शर्तें लागू कराने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है तथा किराएदार के पास इन शर्तों को मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आपूर्ति कम है। कुछ बहादुर मकान मालिक किराएदारों को इजाजत देते हैं। मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा है। परिणाम स्वरूप किराए निरंतर बढ़ रहे हैं। मकान मालिक प्रतिवर्ष किराया बढ़ा देते हैं, साथ ही किराएदार को कभी भी मकान खाली कराने की धमकी दी जाती है। परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है तथा किराएदार कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरी ओर मकान मालिक के पास शिकायतों का पूरा पुलिंदा होता है। स्थानीय म्यूनिसिपल निकाय के संपत्ति कर विभाग से लेकर आयकर विभाग द्वारा जांच या कर बढ़ाने तक। रोचक बात यह है कि साथ ही साथ मकान मालिक को यह डर बना रहता है कि किराएदार मकान खाली नहीं करेगा तथा लंबे समय तक मुकदमेबाजी की संभावना बनी रहती है। अंततः ऐसा प्रतीत होता है कि मकान मालिक या किराएदार कोई भी समस्या से मुक्त नहीं है। ग्लोबल स्तर पर अनुभवों से पता चलता है कि संगठित किराए पर आवास के लाभ नुकसानों की तुलना में ज्यादा हैं। फिर भी यह अनिवार्य है कि नीति तथा कानून में पूर्णतः सुधार लाने की आवश्यकता है तथा इन्हें पुनः तैयार किया जाना चाहिए ताकि मकान मालिकों, किराएदारों एवं भूसंपदा डेवलपर्स को आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा सकें। देश भर की सरकारों को इस आह्वान के प्रति जागरूक होने की जरूरत है, जहां वास्तव में आवास से सही नीति, विधायी व्यवस्था एवं वित्तीय परिवेश के जरिए 2 अंकों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। सहकारी आवास। आवास सहकारिताओं का आधुनिक भारत में दीर्घ इतिहास रहा है। नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCHF या NCHF)
देश में समूचे सहकारी आवास आंदोलन का शीर्षस्थ संगठन है। यह फेडरेशन वर्ष 1969 के प्रारंभ से आवास सहकारिताओं के कार्यकलापों के संवर्धन, विकास एवं समन्वयन में कार्यरत है। ज़मीनी स्तर पर अब लगभग 92,000 प्राइमरी आवास सहकारिताएं हैं तथा इनमें कुल 65 लाख सदस्य हैं। इन सहकारिताओं को राज्य स्तर पर 26 शीर्षस्थ सहकारी आवास फेडरेशन सहायता दे रहे हैं। ये सभी NCHF से संबद्ध हैं। ये फेडरेशन LIC, NHB, हुडको, कोऑपरेटिव बैंक आदि जैसी वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं से 10,159 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त कर चुके हैं। बदले में प्राइमरी एवं सदस्यों को 10,709 करोड़ रु संवितरित कर चुके हैं ताकि वे देश के विभिन्न भागों में 83 लाख वास इकाइयां बनाई जा सकें। LIC ने शीर्षस्थ कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन को वर्ष 2009 से 10 में 125 करोड़ रु की राशि ऋण रूप में वितरित की तथा प्रति सदस्य ऋण की सीमा 7 लाख रुपए से 10 लाख रु तक बढ़ा दी। भारत के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में सहकारी आवास समितियां गठित की गई हैं। मुंबई तथा दिल्ली सहकारी आवास समितियों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। 1.6 आवास विकास की प्रक्रिया। शहरी क्षेत्रों में आवास विकास अधिकांशतः सरकार अथवा नीचे वर्णित प्रक्रिया एवं स्टेकधारकों द्वारा किया जाता है। रियल एस्टेट डेवलपर एवं ब्रोकर्स। प्राइवेट मुनाफा कमाने वाले डेवलपर्स या रियल एस्टेट डेवलपर्स को शहरों तथा कस्बों में कार्य करने की अनुमति है ताकि विभिन्न प्रकारों टाइप के आवास बनाए जा सकें, अर्थात विला, अपार्टमेंट, टाउनशिप आदि। प्रायः ये उच्च आय वर्ग की आबादी की ज़रूरतें पूरी करते हैं तथा निरपवाद रूप में इनके द्वारा बनाए गए मकानों की गुणवत्ता सरकारी, पब्लिक आवास प्राधिकरणों के मकानों से बेहतर है। भूसंपदा डेवलपर्स आवास उत्पादों का निर्माण करते हैं, लेकिन सौदा कराने वाले ट्रांजैक्शन या ब्रोकर्स इस उद्योग के हाथ हैं। भारत में डेवलपर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CREDI या क्रेडाई के बैनर तले और ब्रोकर्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया NAR इंडिया के बैनर में संगठित हैं। 2. पब्लिक प्राइवेट भागीदारी PPP। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के मॉडल विद्यमान है। हरियाणा में राज्य सरकार भूसंपदा विकास एवं भवन कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए कोलोनाइजर्स को लाइसेंस प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार विभिन्न आवास वर्गों के लिए आरक्षण सहित आवास प्रदान करने के लिए डेवलपर्स को प्रोत्साहन देती है। राजस्थान में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अनेक रूप हैं। महाराष्ट्र में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी का मार्ग अपनाया गया है ताकि स्लम पुनः विकास स्कीमों के जरिए स्लम वासियों को मकान या आवास सुविधा प्रदान की जा सके। 3. स्लम तथा स्क्वेटर बस्तियां। भारत में अधिकांश निम्न आय वर्ग के लोग औपचारिक आवास की लागत वहन नहीं कर सकते, इसलिए वे सीमांत या पब्लिक भूमि पर बस जाते हैं। निरपवाद रूप में कुछ समय बाद सरकार उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करती है तथा पट्टे के आधार पर टेन्योर सिविक सुविधाएं प्रदान करके उन बस्तियों को विनियमित कर देती है। खास तौर पर किसी भी भारतीय मेट्रोपोलिस में स्क्वेटर्स शहर की कुल आबादी का 30 से 50% हिस्सा है। हालांकि स्क्वेटर्स गैर कानूनी रूप में किसी भी जगह बस जाते हैं जो उनका स्थान नहीं है, लेकिन स्लम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिविक सुविधाएं नहीं होती तथा ये बस्तियां अपेक्षित या परित्यक्त अवस्था में होती हैं। स्क्वेटर स्लम क्षेत्र भी हो सकता है, लेकिन स्लम क्षेत्र स्क्वेटर नहीं होता। उदाहरण के तौर पर पुरानी दिल्ली स्लम है, लेकिन स्क्वेटर नहीं। तथापित भारत में दोनों शब्द एक साथ पर्यायवाची रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। 4.
गैर कानूनी ढंग से भूमि का उपनिवेशन, कॉलोनाइजेशन। अनेक शहरों में जमींदार गैर कानूनी ढंग से भूमि का उपनिवेशन करते हैं या कॉलोनी काटते हैं। ये डेवलपर्स के साथ मिल जाते हैं। ये न तो अनुमति लेते हैं, न ही मास्टर प्लान, विकास नियंत्रण, उपडिवीजन के विनियमों अथवा स्थानीय भवन निर्माण संबंधी उपनियमों का अनुपालन करते हैं। भूमि का बहुत बड़ा भाग इस तरीके से विकसित किया जाता है तथा अनेक ऐसे लोग इस टाइप के मकान खरीद लेते हैं जो किसी भी अन्य टाइप का मकान नहीं खरीद सकते। 1.7 सुलभ समावेशी आवास। 1 जुलाई 2001 सुलभ आवास। सुलभता की अवधारणा जटिल है तथा इसे आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता। सरलतम स्तर पर यह भुगतान की क्षमता तथा इच्छा शक्ति है। सुलभता ऐसी अवधारणा है जो व्यक्ति सापेक्ष है। किसी अवस्थल में मकान की सुलभता निम्नलिखित कारकों का परिणाम है। सुलभता की अवधारणा सभी आय वर्गों पर लागू होती है। मासिक आय में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की क्रय क्षमता भी बढ़ती है। यह देखा गया है कि 3,000 रु से 10,000 रु तक की ईएमआई के लिए किसी मकान की पूंजी लागत 3,000,000 रु से 20 लाख रु तक होती है। शहरी मकानों की बड़ी संख्या के लिए इसे सुलभता रेंज कहा जा सकता है। विभिन्न आय श्रेणियां 26 अप्रैल 2010 से प्रभावी। एक ईडब्ल्यूएस आर्थिक दृष्टि से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग 5,000 या कम। 2 एलआईजी निम्न आय वर्ग एलआईजी 5,001 से 10,000। 3 एमआईजी मध्य आय वर्ग एमआईजी 10,001 से 20,000। 4 एचआईजी उच्च आय वर्ग एचआईजी 20,001 से अधिक। पूरे भारत में 2011 तक 3 से 10 लाख रु आय वर्ग की आवास जरूरत लगभग 2.06 मिलियन आवास यूनिटें थी। आज भारत में उद्योग की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार 3 से 18 लाख रु की रेंज किफायती रेंज मानी जाती है, जहां बाजार प्रधानतः विद्यमान है। बड़ी संख्या में प्राइवेट कंपनियां हाल ही में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किफायती आवास परियोजनाओं के लिए आगे आई हैं। बायसर में टाटा हाउसिंग जाना पहचाना उदाहरण है। वैल्यू बजट हाउसिंग कारपोरेशन बीबीएचसी बंगलुरु में की गई अन्य अनूठी पहल है। 3 लाख रु से 7 लाख रु की कीमत रेंज में 12 शहरों में इस खंड के तहत 25 से भी ज्यादा डेवलपर्स कार्य कर रहे हैं। मॉनिटर ग्रुप द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इस खंड में 10 लाख करोड़ का अवसर अपॉर्चुनिटी है, जिसमें बड़ी संख्या में शातिर खिलाड़ी सक्रिय हैं। भारत सरकार ने 2008 में उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किया था, जिसका कार्य किफायती आवास की व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना था। इस कार्यबल ने तालिका 5 में दिए अनुसार किफायती आवास को सुनिश्चित किया। तालिका 5 किफायती आवास कार्यबल भारत सरकार 2008 की सिफारिशें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.7 2 समावेशी आवास। ग्लोबल स्तर पर समावेशी आवास लंबे समय से सरकारी नीति पर चल रहे वाद विवाद का केंद्र रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास प्रतिज्ञा पत्र के अध्याय 3 सभी के लिए यथेष्ट आश्रय पैराग्राफ 39 में कहा गया है। हम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में यथोपबंधित यथेष्ट आवास के अधिकार की पूर्णता और प्रगामी रूप से प्राप्ति के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हैं। इस संदर्भ में हम सरकार द्वारा जनता को आश्रय प्राप्त करने तथा आवास और आस पड़ोस की सुरक्षा एवं उन्नयन में सक्षम बनाने की बाध्यता स्वीकार करते हैं। हम साम्य एवं सतत आधार पर जीवन जीने और कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने के ध्येय के प्रति वचनबद्ध हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास समुचित आश्रय हो, अर्थात स्वस्थ, सुरक्षित,
सुगम्य एवं वहनीय आवास सुविधा हो और इसमें बुनियादी सेवाएं, सुविधाएं और सुख सुविधाएं शामिल हैं और प्रत्येक व्यक्ति पट्टावधि की आवास और विधिक सुरक्षा में भेदभाव के बिना स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे। हम मानवाधिकारों के मानकों के अनुरूप तरीके से इस लक्ष्य को कार्यान्वित और संवर्धित करेंगे। इसके अलावा पर्यावास एजेंडा में सरकारें मानव अधिकारों पर विचार करते हुए कानून के प्रतिकूल बाध्यकारी रूप में आवास खाली कराने के प्रति कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और सभी लोगों के बचाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब आवास खाली करना या कराना अपरिहार्य हो, सुनिश्चित एवं उपयुक्त हो, तो वैकल्पिक समाधान मुहैया कराए जाएंगे। पैराग्राफ 40 एन। हालांकि आज भी भारत में राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति या राज्य आवास नीतियों में समावेशी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, फिर भी हमारी नीतिगत विचारणा में अनेक प्रकार से यह अवधारणा प्रतिबिंबित होती है। कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत सरकार तथा राज्य सरकारें हमेशा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास प्रदान करने के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाती हैं। तथापि सार्वजनिक बटा सरकारी निवेश के अपेक्षाकृत निम्न स्तर के कारण ऐसे आवास की संख्या कम है। भारत के 5,000 से अधिक शहरों और कस्बों में 286 मिलियन आबादी रहती है। इसमें से 40% आबादी 60 धनी आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन शहरों में रह रही है। आज 61.7 मिलियन शहरी लागे स्लम तथा स्क्वेटर या गैर कानूनी बस्तियों में रहते हैं। यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि 2020 तक इस शहरी की आबादी 468 मिलियन हो जाएगी। इसका आवास सिविक संरचना, बुनियादी सुख सुविधाओं तथा रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन JNNURM आरंभ किया है, जिसका लक्ष्य स्लम क्षेत्रों की समस्याएं हल करना तथा गरीबों को एकीकृत तरीके से सिविक सुविधाएं प्रदान करना है। सरकार ने 12.5 बिलियन US की राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में वितरित की है, जिससे राज्य के हिस्से, संस्थागत वित्त तथा लाभभोगी के अंशदान में बढ़ोतरी होगी। भारतीय संदर्भ में हम निम्नलिखित श्रेणियों की दृष्टि से समावेशी आवास की कल्पना कर सकते हैं। क. सामाजिक समावेश। भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, जहां जाति व्यवस्था प्रमुख घटक है। हालांकि जाति व्यवस्था के 4 भाग हैं, लेकिन इन जातियों के भीतर दर्जनों उपजातियां हैं। समाज के अनेक स्तर हैं तथा यह बंटा हुआ है। बड़ी संख्या में राज्यों तथा भाषाओं के कारण भारतीय समाज के हिस्सों की जटिलता और अधिक बढ़ गई है, जिससे सदियों तक समाज ने नुकसान उठाया है तथा इससे समाज वंचित रहा है और राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकारों का प्रयास रहा है कि जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों को शामिल किया जाए। इंदिरा आवास योजना ऐसा ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें सामाजिक समावेश को शामिल किया है, यद्यपि यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है। तथापि बड़ी संख्या में सामाजिक समूह यह सोचते हैं कि उन्हें आवास कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है। उनकी आवास कार्यक्रमों तक पहुंच नहीं है। हालांकि नीति में आवास तक पहुंच की दृष्टि से किसी भी सामाजिक समूह के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, फिर भी किसी अन्य पक्ष की तुलना में जागरूकता की कमी तथा लोगों की निम्न आय के कारणों से लोग ज्यादा बाहर रह जाते हैं। साथ ही सामाजिक बहिष्कार, एक्सक्लूजन, अनेक स्थानों पर सदियों से परंपरागत परिपाटियों के रूप में विद्यमान प्रतीत होता है। ख. आर्थिक समावेश। शहरी आबादी का बहुत बड़ा भाग निम्न आय वर्ग की आबादी है। ऐसी आबादी की वहन क्षमता बहुत कम है तथा इसीलिए ये लोग औपचारिक आवास बाजार से बाहर रह जाते हैं। इसके अलावा औपचारिक आपूर्ति की प्रकृति भी ऐसी है कि इससे उच्च आय वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा निम्न आय वर्ग छूट जाता है। ऐसी आबादी का इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है
कि वे अन्य विकल्पों की तरफ मुड़े, हमेशा औपचारिक या विधिक विकल्प नहीं मिल पाते। परिणामस्वरूप भौतिक अलगाव आर्थिक मूल्य का नतीजा है। इसके कारण निम्न आय वर्ग की आबादी के बड़े क्षेत्र एक या अधिक स्थानों पर एकत्रित होने लगते हैं और इस प्रकार से अपवर्जन के टापू बनने लगते हैं। अतएव ऐसे धनाढ्य श्रेणी के लोग ऐसे स्थानों पर रहने लगते हैं जहां आवास आपूर्ति का औपचारिक सिस्टम है, भली प्रकार से सेवाएं विद्यमान हैं तथा ये पोष क्षेत्र कहलाने लगते हैं। ऐसे धनी व्यक्ति विशिष्ट समृद्ध एन्क्लेव के बाशिंदे बन जाते हैं जहां केवल नामी गिरामी लोग ही ठहर सकते हैं। वित्तीय समावेश आवास वहन करने में अक्षम लोगों की श्रेणियों में समाविष्ट होने का एक तरीका वित्त तक पहुंच है। भारत में आज दुर्भाग्यवश आवास वित्त तक अधिकांश बेघर आबादी की पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि इस संबंध में काफी कड़ी शर्तें रखी जाती है। अनेक कारणों से बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं ऋण संस्वीकृत करने से पहले अनेक शर्तें रखती हैं। अतः निम्न आय वर्ग की आबादी आवास वित्त फाइनेंस बाजार से बाहर रह जाती है। यद्यपि राष्ट्रीय आवास बैंक तथा अन्य संगठनों द्वारा माइक्रो फाइनेंस प्रणालियां विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे निम्न आय वाली आबादी ऋण पोर्टफोलियो में आ सके, परंतु निम्न आय वर्ग की आबादी के वित्तीय समावेश को हकीकत में बदलने से पूर्व पर्याप्त आधार ढूंढने की जरूरत है। वृद्ध आबादी का समावेश बढ़ती चिकित्सा सुविधाओं, उपचार पद्धतियों में प्रगति तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के कारण बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ गई है। प्रायः ऐसी आबादी के लिए आवास तक पहुंच कठिन है। कुछ समाजों में लोकप्रिय वृद्धावास भारत में अभी लोकप्रिय नहीं है। साथ ही ऐसी विचारधारा है कि वृद्धों के लिए आवास संबंधी विशिष्ट परियोजना विकसित करके वास्तव में हम उन्हें समाज की मुख्यधारा से अलग कर रहे हैं तथा अलग ढंग से उनके उपवर्जन में योगदान दे रहे हैं। भारत में अभी भी इस संबंध में कोई कानून नहीं है तथा जहां कहीं प्राइवेट क्षेत्र में कुछ किया गया है वह नगण्य है और राज्य ने तो इससे भी बहुत कम काम किया है। शारीरिक दृष्टि से विकलांगों एवं समस्याग्रस्त लोगों का समावेश भारतीय समाज में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की अनेक उपश्रेणियां हैं। ऐसी किसी भी समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों को आवास यूनिटों में विशेष प्रावधानों की जरूरत होती है ताकि जीवन यापन उनके लिए आरामदेह हो सके। किसी समावेशी समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुगम्य या बाधा मुक्त वातावरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के अधिकांश शहरों में स्थानीय भवन निर्माण उपनियमों में इन प्रावधानों के लिए भवन निर्माण के अनिवार्य उपबंध शामिल किए गए हैं। तथापि पुनः ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां इन उपबंधों को कार्यान्वित नहीं किया जाता। वस्तुतः बिल्डिंग उपनियमों में पब्लिक तथा अर्ध पब्लिक बिल्डिंग इमारतों के लिए उपबंध शामिल किए गए हैं, न कि रिहायशी इमारतों के लिए। इससे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास तक पहुंचना कठिन है। विशेष परिस्थितियों का समावेश ऐसे अनेक लोग हैं जो विशेष परिस्थितियों में जी रहे हैं। ये समूह घरेलू आर्थिक कार्यकलापों, व्यवसायों जैसे मछुआरे, शरणार्थी, आपदा प्रभावित पीड़ित जन, बेदखल लोगों आदि से जुड़े हैं। पुनः प्रत्येक समूह के विशेष हालात विशिष्ट तथा अलग हैं। कभी कभी शारीरिक दृष्टि से इनका समावेश कठिन हो जाता है। अधिकांश उदाहरणों में आवास परियोजनाएं ऐसी आबादी की जरूरतों की पूर्ति के लिए होती है, लेकिन उन्हें विकसित नहीं किया जाता। साथ ही लोगों के अन्य समूह जैसे अकेले रहने वाले स्त्री पुरुष, अनाथ, विधवाएं आदि भी समाज के अन्य कमजोर वर्ग हैं जो प्रायः देश में आवास आपूर्ति में शामिल नहीं हैं तथा इस प्रकार से अपवर्णित रह जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति में समोवशी आवास का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। सभी के लिए आवास का लक्ष्य समावेश की अवधारणा में अस्पष्ट है।
भारतीय शहरों में समावेशी आवास की आपूर्तियाँ। सभी पब्लिक आवास आपूर्तिकारों द्वारा औपचारिक आवास की आपूर्ति संख्या की दृष्टि से ही कम नहीं हुई, बल्कि निम्न आय वाली आबादी पर इसका फोकस नहीं रहा तथा सुलभता, समावेश पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए अधिकांश निम्न आय के आवास वस्तुतः सेल्फ निर्मित अबंध के रूप में विद्यमान है। प्रायः इनका स्वरूप गैर कानूनी होता है। निम्न आय वर्ग की आबादी के लिए किफ़ायती स्वरूप की औपचारिक आवास आपूर्ति के अभाव में अधिकृत भूमि अधिग्रहण तथा उपविभाजन एवं गैर कानूनी स्क्वैटर बस्तियां विधिक व्यवस्था का रूप ले चुकी हैं। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य आवास एजेंसियां बड़ी तादाद में निम्न आय वर्ग की आबादी को आवास सुविधा मुहैया नहीं करा सकती। बेहतर होगा कि राज्य मददगार के रूप में कार्य करें तथा लोगों को स्वयं व्यवस्था करने दें। यह तर्क विकास के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकार्य हो सकता है, परंतु आवास के मामले में राज्य को मजबूत तरीके से हस्तक्षेप करना होगा तथा सेवाएं प्रदान करनी होंगी ताकि सभी के समावेशी दायरे में आवास को लाया जा सके। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए यह परिणाम सामने आया कि यहाँ निम्न वर्ग की तथा शहरों में शहरी गरीब की विशेष छोटे छोटे समूह या क्षेत्र बन गए हैं। भूसंपदा डेवलपर्स द्वारा मुहैया कराए गए विशेष आवास। दूसरी ओर भारतीय शहरों की प्रधान विशेषताएं हैं कि यहाँ निम्न आय वर्ग तथा गरीबों द्वारा आवास के बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है। अनेक विशेष उच्च गुणवत्ता, उच्च मूल्य, उच्च आय के आवास के आवृत्त क्षेत्र मौजूद हैं। राज्य पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के नाम पर प्राइवेट भू संपदा डेवलपर्स को बढ़ावा देता है, जो वास्तव में एक के बाद एक विशेष आवास परियोजना विकसित करते हैं, खास तौर पर मुट्ठी भर अमीर लोगों की जरूरतें पूरे कर रहे हैं। एक तरह से राज्य द्वारा प्रायोजित विशेष एनक्लेव है। इसलिए देश में आवास के प्रति सरकार की नीति में द्विभाजन दिखाई देता है। समावेशी आवास से संबंधित उदीयमान मुद्दे इस प्रकार हैं। प्रथमतः ऐसे देश में समावेशन संभव है जहां शिक्षा के स्तर बहुत निम्न हैं तथा शहरी आबादी के बड़े हिस्से ग्रामीण आबादी को छोड़कर कम शिक्षा प्राप्त हैं। आवास को अधिकार माने बिना क्या समावेशी आवास संभव है? प्राइवेट आय के निम्न स्तर तथा सीमित राज्य बजट के साथ आवास कैसे अधिक किफायती तथा अधिक समावेशी बन सकता है? और अंततः समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष एनक्लेव्स विकसित करके क्या हम समावेश का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं या विशेष की संकल्पना का प्रचार कर रहे हैं? 1.8 आवास नीतियां एवं योजनाएं। 1.8 एक राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति 2007 NUHHP। आवास प्रमुखतः भारत में राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय आवास नीतियां प्रतिपादित कर रही है ताकि निरंतर बढ़ रही आवास की कमी की पूर्ति में राज्य सरकारों का मार्गदर्शन किया जा सके। यह प्रक्रिया वर्ष 1986 से आरंभ हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रीय आवास नीति 1998 सामने आई। वर्ष 1991 में भारत ने इस बात पर बल देते हुए आर्थिक विकास का समावेशी दृष्टिकोण अपनाया कि यह ग्लोबल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो। इसी के अनुसरण में कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में स्वागत किया गया। राष्ट्रीय आवास नीति 1994 इसी आर्थिक दृष्टिकोण का परिणाम है। वर्ष 1994 में नीति में स्वस्थ परिवेश को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाओं द्वारा उपयोगी सर्विस्ड भूमि की आपूर्ति की वृद्धि का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति 1998 में आवास के अनुपूरक फोकस के रूप में पर्यावास पक्ष पर अधिक बल दिया गया।
विशेष तौर पर समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान देते हुए गुणवत्ता एवं लागत दोनों पर जोर देते हुए इस नीति में आवास प्रदान करने पर निरंतर बल दिया जाता रहा। वर्तमान राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति NUHHP या नुहप 2007 में क्षेत्रीय आयोजना अप्रोच मददगार तथा विनियामक रूप में सरकार की भूमिका को और अधिक गहन बनाने पर बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा इस नई नीति में नई आवास परियोजनाओं में EWS बटा LIG समूहों के लिए अलग से भूमि के प्रावधान पर बल दिया गया है। इस नीति में सरकार की सामाजिक आवास में भूमिका बनाए रखने पर बल दिया गया है ताकि आबादी के EWS बटा LIG को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराया जा सके। आवास नीति शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है, अतः इसका लक्ष्य इस देश में पर्यावास के सतत विकास को बढ़ावा देना है ताकि समाज के सभी वर्गों को किफ़ायती दाम पर भूमि, आश्रय तथा सेवाएं समान रूप से मिल सकें। तथापि आवास की अत्यधिक कमी तथा इस स्कीम की पूर्ति हेतु केवल संरचना की लागत के लिए 3.61 लाख रु तक निधि या वित्त की छठी योजना 1980 से 85 में विशेष तौर पर गरीबों के लिए आश्रय सहित सेवाएं मुहैया कराने पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया। 7वीं योजना 1985-90 में सरकार के नेतृत्व में आवास विकास के स्थान पर प्राइवेट क्षेत्र द्वारा आवास निर्माण की प्रमुख जिम्मेदारी उठाने पर ध्यान फोकस किया गया। त्रिस्तरीय भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपी गई थी, अर्थात आवास हेतु संसाधन जुटाना, गरीबों के लिए सब्सिडी प्राप्त आवास का प्रावधान तथा भूमि का अधिग्रहण और विकास, आवास क्षेत्र की ओर संस्थागत वित्त के प्रवाह को बढ़ाने तथा आवास वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देने और विनियमित करने की दृष्टि से 1988 में भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पूर्णतः स्वामित्व आनुषंगिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक NHB स्थापना की गई। 7वीं योजना में पहली बार स्पष्ट रूप में शहरी गरीबों की समस्याओं को पहचाना गया तथा पहली बार गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा UBSP रूप में ज्ञात शहरी गरीबी उन्मूलन स्कीम आरंभ की गई थी। 1988 में राष्ट्रीय आवास नीति NHP की घोषणा की गई। NHP का दीर्घकालिक लक्ष्य निराश्रयता होमलेसनेस दूर करना, आवास स्थितियों को सुधारना तथा सभी को बुनियादी सेवाओं तथा सुख सुविधाओं का न्यूनतम स्तर प्रदान करना था। अन्य आय वर्गों तथा प्राइवेट क्षेत्र के मददगार के रूप में सरकार की भूमिका पर विचार किया गया ताकि निर्धनतम एवं कमजोर वर्गों की सहायता की जा सके, बाधाओं को दूर किया जा सके तथा भूमि और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। 8वीं योजना 1992 से 97 उदा स्माइली पहली बार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्र की भूमिका और महत्व को स्वीकार किया गया। 1998 में नई आवास और पर्यावास नीति सामने आई जिसका लक्ष्य सभी के लिए आवास तथा सरकारी, प्राइवेट एवं घरेलू क्षेत्रों की अप्रयुक्त संभावनाओं का इस्तेमाल करके सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य आवास समस्याएं सुलझाने के लिए मजबूत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी का सृजन था। इस नई नीति के तहत सरकार ने वित्तीय रियायतें देने, विधिक और विनियामक सुधार करने एवं आवास क्षेत्र के विकास का माहौल तैयार करने का प्रस्ताव रखा। इस नीति में भूमि जुटाने, आवास संरचना एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में निवेश के प्रोत्साहन देने के लिए अन्य भागीदार के रूप में प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका पर बल दिया गया। तब से आवास विकास में प्राइवेट पहल को और अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसके कारण मुख्यतः मेट्रोपॉलिटन केंद्रों तथा अन्य तेजी से बढ़ती टाउनशिप में भू संपदा डेवलपर्स के अभ्युदय से आवास में प्राइवेट निवेश में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। योजना आयोग ने आवास नीति में आशोधन का सुझाव दिया ताकि BPL श्रेणी के लिए किफायती आवास कार्यक्रम शामिल किए जा सकें। संसाधनों के आधार के विस्तार तथा
शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदायगी के संवर्धन हेतु नूतन संस्थागत मैकेनिज्म आरंभ करने के लिए 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भरपूर प्रयास किए गए। समाज के कमजोर वर्गों तथा गरीबों को शामिल करने पर फोकस प्रयास आरंभ किए गए, जिससे इन वर्गों तथा गरीबों की आश्रय संबंधी सेवाओं तक पहुंच हो पाएगी। विधायी उपायों के साथ वित्तीय रियायतें आरंभ करके व्यक्तियों तथा कारपोरेट द्वारा आवास क्षेत्र में बढ़ते निवेश को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (NCMP) में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधा बड़े पैमाने पर दी जाएगी। इसीलिए 10वीं योजना में भूमिहीन अनुसूचित जाति बटा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए निःशुल्क आवास के प्रावधान का सुझाव दिया गया तथा अन्य BPL परिवारों के लिए ऋण सह सब्सिडी स्कीम की ओर बढ़ने की सलाह दी गई। शहरी भूमि परिसीमन और विनियमन अधिनियम 1976 का निरसन रिपील शहरी भूमि बाजार में सुधार की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय विधान के निरसन के अनुपालन में राज्य सरकारों ने भी राज्य स्तर पर इस कानून को निरस्त कर दिया। भारत 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 उदास स्माइली। इस योजना में स्थल पर स्लम सुधार तथा विद्यमान शहरों और नई टाउनशिप में नए आवास स्टॉक के विकास, शहरी नवीकरण के माध्यम से उन्नत आवास स्टॉक की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अलावा निर्माण कार्यक्रम का महत्व समझा गया और निराश्रयता समाप्त करने की आवश्यकता को समुचित ढंग से प्राथमिकता दी गई। इस कार्यक्रम में 2005 से 2009 तक 60 लाख मकान बनवाने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवास घटक इंदिरा आवास योजना के समानांतर कार्यान्वित किया जा रहा है। 11वीं योजना का लक्ष्य निर्धनतम वर्ग के लिए आवास की कमी की पूर्ति रखा गया। 1 अगस्त 2003 भारत का संविधान और आवास कानून 1972 तक संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार था, तथापि 1972 में 42वें संवैधानिक संशोधन के साथ संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया तथा केवल विधिक अधिकार रह गया। इसलिए इसके अनुसार संपत्ति को स्वामित्व कानूनन है ने की मूलभूत अधिकार के दायरे में आता है। 1.8 4 आवास एक अधिकार द हैबिटेट एजेंडा 1996, एजेंडा 21 1992, UN वेन्यूवर डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1976, UN ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर शेल्टर टू द ईयर 2000 1988 तथा अन्य दस्तावेजों में आवास के अधिकारों को शामिल किया गया है। UN ग्लोबल शेल्टर स्ट्रेटजी में निम्नलिखित शब्दों में आवास अधिकारों का सार दिया गया है। राष्ट्र समुदाय द्वारा सार्वभौमिक स्तर पर यथेष्ट आवास का अधिकार स्वीकार किया गया है। निरपवाद रूप में सभी राष्ट्रों का आश्रय क्षेत्र के संबंध में दायित्व है, चाहे मंत्रालयों का गठन किया गया हो या आवास एजेंसियां बनाई गई हों, अथवा आवास क्षेत्र को वित्त का आवंटन किया हो, अथवा इस दिशा में नीतियां, कार्यक्रम तथा परियोजनाएं तैयार की हों, सभी राज्यों के समस्त नागरिकों को, चाहे गरीब हों, यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी सरकारों से यह आशा रखें कि सरकार उनकी आश्रय संबंधी आवश्यकताओं के प्रति चिंतित है तथा क्षति पहुंचाने या नष्ट करने की बजाय मकानों तथा पास पड़ोस की सुरक्षा एवं सुधार के प्रति अपनी मूलभूत जिम्मेदारी स्वीकार करती है। अर्मेनिया, कोंगो, इक्वेडर, फिनलैंड, गायना, हैती, ईरान, लिथुआनिया, माली, पनामा, पैराग्वे, पेरू, सेओटोम तथा प्रिन्लिपि, सेशल्स, स्लोवेनिया, उरुग्वे तथा अन्य देशों के संविधान में आवास का अधिकार समाहित है। अन्य संविधानों में राज्य की यह आप जिम्मेदारी बताई गई है। प्रायः नीतिगत विचार के रूप में सुझाया गया है कि राज्य सभी नागरिकों की समुचित आवास और जीवनयापन की स्थितियां सुनिश्चित करे, समानता का परिवेश हो और यह अधिकार कानून पर आधारित हो। बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील,
बुर्किना फेसो, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सेल्वाडोर, फिनलैंड, ग्वाटमाला, नेपाल, नीदरलैंड, रोमानिया, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, वेनेजुएला, वियतनाम तथा अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था फॉर्मेशन पाई जाती है। यह भी जान लेना चाहिए कि भले ही समुचित आवास का अधिकार राष्ट्रीय विधान में नहीं पाया जाता, फिर भी वस्तुतः राष्ट्रीय विधि एवं न्यायिक निर्णय इस संबंध में नागरिकों के अधिकारों की पर्याप्त संरक्षा करते हैं। 1995 में यूएन स्पेशल रिपोर्टियरा आवास के अधिकार की अंतिम रिपोर्ट में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे समुचित आवास के अधिकार के प्रति अप्रोच होनी चाहिए, तथा साथ ही दृढ़तापूर्वक बताया गया है कि इस अधिकार का यह अर्थ न लिया जाए का राज्य समूची आबादी के लिए मकान बनवाएं, ख मांग करने वाले नागरिकों को राज्य निःशुल्क आवास प्रदान करें, ग राज्य इस अधिकार के सभी पक्षों के संबंध में अपनी ड्यूटी समझकर तत्काल अनिवार्यता इसकी पूर्ति करे, घ सभी के लिए इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अनियमित बाजार या राज्य स्वयं नितांत रूप से यह जिम्मेदारी उठाए, और म यह अधिकार सभी हालात और अवस्थलों में एक ही तरीके से व्यक्त होगा। 1. 9 आवास की उपयुक्त प्रौद्योगिकी। आवास निर्माण या संरचना में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे सामग्री का इष्टतम इस्तेमाल ही नहीं होता तथा समय की बचत ही नहीं होती, बल्कि इससे आवास की लागत कम होने तथा अधिक सुलभ बनने में भी मदद मिलती है। अनुसंधान तथा विकास के बीच अंतराल दूर करने तथा बड़े पैमाने पर नई बिल्डिंग सामग्री प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए पूर्वकालिक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल (BMTPC) की जुलाई 1990 में स्थापना की। यह काउंसिल छोटे, लघु, मध्यम तथा बड़े क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लाभ हेतु पैकेज प्रमाणित नव प्रौद्योगिकी के लिए प्रयासरत है। इस क्षेत्र में सभी शीर्षस्थ संस्था की स्थापना की मांग बराबर होती रही है, जिससे केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को अंतर विधायी प्लेटफॉर्म मिलेगा एवं सिद्ध प्रौद्योगिकियों का और अधिक विकास होने पर व्यापक स्तर पर इसके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा वाणिज्यिक उत्पादन के साथ साथ निर्माण एजेंसियों और आबादी के विभिन्न भागों के लाभार्थ उपयुक्त प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। यह काउंसिल वित्तीय संस्थाओं के समर्थन तथा विनियामक परिवेश के आधार पर अनुसंधान संस्थाओं द्वारा तैयार प्रौद्योगिकियों एवं सामग्री के विस्तार एवं अनुप्रयोग का कार्य करने के लिए गठित की गई थी। BMTPC के उद्देश्य इस प्रकार हैं: लागत प्रभावी बिल्डिंग सामग्री उत्पादन और उपलब्धता की दृष्टि से सतत वृद्धि के लिए नीतिगत परिवेश में निरंतर सुधार लाना। फ्लाई ऐश, रेड मड, फास्फोजिप्सम जैसे औद्योगिक कचरे एवं चावल की भूसी, जूट, नारियल के रेशे आदि जैसे कृषिगत अवशिष्ट पदार्थों पर आधारित बिल्डिंग सामग्री घटकों की उत्पादन इकाइयों का संवर्धन। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लघु स्तर तथा ग्रामीण स्तर पर बिल्डिंग सामग्री की उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण। उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के शोकेस तथा व्यापक प्रसार के लिए निदर्शनात्मक संरचनाओं का निर्माण। नव बिल्डिंग सामग्री और निर्माण संरचना प्रौद्योगिकियों के लिए मानकों का निरूपण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करके बिल्डिंग सामग्री में अधिक निवेश आकृष्ट करने के लिए औद्योगिकी ज्ञान अर्जन, आत्मसात और प्रसार को बढ़ावा। अपस्केल प्राकृतिक आपदा प्रभावी क्षेत्रों में कमजोर पक्षों एवं खतरों का आकलन करना। प्राकृतिक जोखिम प्रतिरोधक निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। ग्लोबल प्रौद्योगिकी की तलाश और बिल्डिंग सामग्री तथा निर्माण क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देना। विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थाओं, मंत्रालयों बटा सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक या सरकारी एजेंसियों,
व्यवसाय फेडरेशन बटा संगठनों तथा यूनिडो, यूएनसीएचएस, एडीबी, विश्व बैंक आदि जैसे नाना प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विस्तृत नेटवर्क बनाकर यह काउंसिल निर्माण तथा बिल्डिंग क्षेत्र में विभिन्न स्टेकधारकों के बहुपक्षीय, मल्टीफैसेटेड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कृषिगत एवं औद्योगिक कचरे पर आधारित प्रौद्योगिकी एवं बिल्डिंग सामग्री की पहचान एवं विकास को सहयोग देना तथा ग्रामीण एवं शहरी आवास निर्माण की सिद्ध प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। निम्नलिखित संदर्भ में उद्यमियों को सलाह देना है प्रौद्योगिकी चयन, प्रोटोटाइप विकास, वाणिज्यिक उत्पादन तथा मार्केटिंग एवं प्रशिक्षण तथा विकास बटा प्रक्रम बटा प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने और उपकरण अधिप्राप्ति आदि में समुचित सहयोग देना। अन्य देशों से प्रौद्योगिकी अंतरण की व्यवस्था, विदेशी प्रौद्योगिकियों के चयन और मूल्यांकन में सहायता देना। नव ऊर्जा, प्रभावी बिल्डिंग सामग्री बटा उत्पाद तथा निर्माण सिस्टम पर टेक्नो आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। ग्रामीण कारीगरों, आर्टिसन, दस्तकारों को प्रशिक्षण देकर क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास में सहायता देना तथा स्थानीय सामग्री, कौशल और श्रम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरल बिल्डिंग घटकों के उत्पादन में मदद करना एवं नई सामग्री और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए इंजीनियर्स, अभियंता, वास्तुकार, आर्किटेक्ट्स, नगर योजनाकार, संविदाकार तथा निर्माण प्रबंधकों जैसे प्रोफेशनल के लिए आवधिक प्रशिक्षण और परिचयात्मक ओरिएंटेशन पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना। 1.10 आइए संक्षेप में पढ़े। भारत विश्व की ऐसी प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें विश्व शहरीकरण की ओर निरंतर बढ़ रहा है। इसके मुताबिक विश्व की आधी से ज्यादा आबादी कस्बों और शहरों में रह रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 1027 मिलियन है। इसमें से 27.8% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। 1991 से 2001 तक की 10 वर्ष की अवधि से पता चलता है कि देश में शहरी आबादी के अनुपात में 2.1% वृद्धि हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शहरी क्षेत्र का योगदान 50 से 60% रेंज के भीतर है। इस संदर्भ में अब शहरी क्षेत्रों की उत्पादकता शहरी विकास मंत्रालय की नीतिगत घोषणाओं का केंद्र भाग है। शहरों में इतनी अधिक संभावनाएं एवं क्षमताएं बढ़ चुकी हैं कि शहर आर्थिक और सामाजिक विकास, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के जरिए संपदा सृजन तथा नौकरियों के सृजन के इंजन बन चुके हैं। देश की आर्थिक वृद्धि के लिए उच्च शहरी उत्पादकता के जरिए नगरों के निरंतर बने रहने एवं तरक्की की जरूरत है। इन शहरों और कस्बों की उत्पादकता से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों को अधिकाधिक सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि भारतीय शहरों को प्रगतिशील तथा उत्पादक बनना है तो अनिवार्य है कि विश्व स्तर की प्रणाली हासिल की जाए, जो प्रदायगी की दक्षता तथा साम्यता और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंस पर निर्भर है। 1950 के बाद भारत सरकार ने 10 वर्षीय योजनाएं निरूपित की जिनका लक्ष्य आवास और शहरी विकास है। इनके परिणामस्वरूप नेहरू रोजगार योजना (NRY) के शहरी गरीबी और उन्मूलन कार्यक्रम का सूत्रपात हुआ। इन योजनाओं में संस्था निर्माण तथा सरकारी कर्मचारियों और कमजोर वर्गों के लिए मकान बनवाने पर बल दिया गया। औद्योगिक आवास स्कीम को व्यापक बनाकर सभी कामगारों को शामिल किया गया। ग्लोबल शेल्टर स्ट्रेटजी (GSS) के अनुवर्तन में 1988 में राष्ट्रीय आवास नीति (NHP) की घोषणा की गई। इसके दीर्घकालिक ध्येय आवास की कमी की समस्या दूर करना, अपर्याप्त मकानों की स्थितियों को सुधारना, सभी को बुनियादी सेवाओं और सुख सुविधाओं का निम्नतम स्तर उपलब्ध कराना था।
निर्धनतम और कमजोर वर्गों के लिए प्रदाता तथा अन्य आय वर्गों एवं प्राइवेट क्षेत्र के मददगार रूप में सरकार की भूमिका पर विचार किया गया, जिसके तहत इस प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं दूर की जाएंगी तथा भूमि और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।